श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा से एक नई सीरीज का प्रारंभ कर रहे हैं। गोचर में पहले हम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि किस किस भाव से किस किस ग्रह का गोचर शुभ होता है, किन किन भावों से ग्रह का गोचर अशुभ होता है, किस प्रकार उस पर वेद का प्रभाव होता है दूसरे ग्रह के द्वारा, कौन सा ग्रह वेद बना सकता है, कौन सा ग्रह वेद नहीं बना सकता है, और गोचर में अष्टक वर्ग का प्रयोग भी आप जान चुके हैं कि अष्टक वर्ग में 4 से अधिक शुभ रेखाएं अपनी भिन्नाष्टक वर्ग में होने पर और सर्वाष्टक वर्ग में 28 या 30 से अधिक रेखाएं होने पर ग्रह अपने गोचर में उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि करता है। ये सामान्य सूत्र हम पहले जान चुके हैं, लेकिन कुछ बिंदु विशेष होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं, भाग्यसम आदि कुछ विषय या बिंदु होते हैं। भृगु बिंदु होता है, जन्मकालिक लगन के अंश और अन्य ग्रहों के अंशों पर जब कोई ग्रह विशेष गोचर करता है तो उसका क्या फल होता है। तो इस तरह से सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रहों के अलग अलग ग्रहों के ऊपर से गोचर का प्रभाव क्या होता है, उसी श्रेणी में उसी क्रम में आज प्रारंभ कर रहे हैं सूर्य का गोचर। जब सूर्य जन्मकालिक सूर्य से गोचर करेगा, उससे केंद्र या त्रिकोण में गोचर करेगा, विशेषकर उसके ऊपर से उससे सप्तम में गोचर करेगा, उससे तीसरे और 11वें भाव में गोचर करेगा, या छठे 8वें और दूसरे 12वें भाव में गोचर करेगा। तो जब जब ऐसे प्रभाव गोचरवश सूर्य के ऊपर से, जन्मकालिक सूर्य के ऊपर से बिल्कुल उसके अंशों के 1 या 2 अंश आगे या 1 या 2 अंश पीछे सूर्य का गोचर होता है तो बहुत जबरदस्त प्रभाव देने वाला होता है। तो उसमें हमें जन्मकालिक सूर्य की स्थिति भी देखनी होती है और गोचरकालीन सूर्य की स्थिति भी देखनी होती है, ताकि हम उसके प्रभाव को सम्यक रूप से विचार कर सकें। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे। और फिर एक बार बताता हूं कि एक ही सिद्धांत पर कभी भी कोई फलित नहीं होता है। हो सकता है कि सूर्य का प्रभाव शुभता दिखा रहा हो, लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव अशुभता दिखा रहे हों तो सूर्य की शुभता कम पड़ जाएगी। सूर्य पाप प्रभाव दिखा रहा हो अपने गोचर के द्वारा, लेकिन अन्य ग्रह शुभ प्रभाव दिखा रहे हों तो सूर्य का पाप प्रभाव भी वहां पर कमजोर पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम आज देखेंगे कि सूर्य जब जन्मकालिक सूर्य से गोचर करता है तो किन बातों को हमें विचार करना चाहिए और क्या क्या प्रभाव सूर्य के द्वारा जन्मकालिक सूर्य की स्थिति से गोचर करने पर हम देख सकते हैं। आपके लिए एक नया विषय हो सकता है, लेकिन गंभीरता से आप विचार करेंगे तो आपको फलादेश में और घटनाओं के निर्धारण करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो विचार करते हैं सूर्य का, जन्मकालिक सूर्य का ऊपर से जो गोचर होगा उसका क्या प्रभाव होगा, उसका कैसे विचार किया जाए। तो पहले स्थूल रूप से सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक, जीवन शक्ति का कारक है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति सूर्य ही प्रदान करता है। यदि सूर्य जन्म कुंडली में शुभ होगा, बलवान होगा, तो उपरोक्त कारकों की वृद्धि होती है। यदि सूर्य कमजोर होता है तो उपरोक्त कारकत्व में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अवश्य आती है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, सभी ग्रहों का प्रधान है। तो सूर्य उदारता देने वाला होता है। जीवन जीने की चाह बलवान सूर्य ही दे सकता है। अनेकों संघर्ष आने के बाद भी, अनेकों कठिन परिस्थितियां होने के बाद भी व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करने की नहीं सोच सकता यदि उसका सूर्य बलवान स्थिति में जन्म कुंडली में बैठा होगा। अपने जीवन की जीने की चाह छोड़ने वाले वही होते हैं जिनका सूर्य कमजोर होता है, जिनका आत्मबल कमजोर होता है, जिनकी जीवन जीने की चाह कमजोर होती है। क्योंकि सूर्य शक्ति और सत्ता की इच्छा दिखाता है, आगे बढ़ने की इच्छा दिखाता है, अपना प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छा जागृत करता है। सूर्य यदि निर्बल होता है तो जातक में
इच्छा शक्ति का अभाव होता है, मिथ्या अहंकार अभिमान होता है, अपना दिखावा करने की इच्छा होती है, अपने आप को दूसरों के सामने बहुत ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है, व्यय की अधिकता करता है, अनावश्यक आडंबर करता है और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में नहीं होती है। सूर्य स्वास्थ्य और आरोग्य का कारक है, आंतरिक ऊर्जा सूर्य ही प्रदान करता है। हृदय का कारक सूर्य है, रक्त संचार सूर्य के द्वारा प्रभावित होता है। दृश्य शक्ति, देखने की शक्ति सूर्य प्रदान करता है। राजा, राज्य, राज सेवा, आत्मबल और आत्म बलिदान, अपनों के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता सूर्य ही दिखाता है। सूर्य जिसका बलवान होता है उसी में आत्मबल होता है और अपनों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पिता आदि के लिए ऐसा जातक आत्म बलिदान करने तक की क्षमता रखता है। सूर्य का गोचर यदि जन्मकालिक सूर्य से होता है, सूर्य से सप्तम से होता है, सूर्य से केंद्र और त्रिकोण से होता है, तो केंद्र का गोचर स्वाभाविक रूप से शुभ नहीं माना गया है, लेकिन त्रिकोण का गोचर शुभ माना गया है। तीसरे 11वें भाव का गोचर भी शुभ माना गया है। तो शुभ गोचर होने से शारीरिक और आध्यात्मिक बल में वृद्धि होती है। परस्पर दोनों में सामंजस्य और तालमेल बना रहता है। जातक उत्तम निर्णय लेने की क्षमता रखता है। राज्य की कृपा प्राप्त होती है। पिता के लिए यह समय सुखदायक होता है, या कहीं कष्ट आ रहे हों तो कष्टों से मुक्ति का समय होता है। स्वास्थ्य जातक का और जातक के पिता का उत्तम रहता है, उत्तम आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। लेकिन यदि सूर्य का गोचर अशुभ स्थिति में हो, जो आगे आपको बताया जाएगा, जातक के स्वयं के लिए स्वास्थ्य बाधा, पिता से संबंधित कष्ट, मिथ्या अभिमान और अहंकार के कारण स्वयं को पीड़ा, ऐसे अशुभ फल प्रदान करता है। जन्मकालिक सूर्य के एक अंश पूर्व से और एक अंश बाद तक यह पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। इसके अलावा दीप्तांश 15 अंश होते हैं सूर्य के, तो 7.5 अंश आगे और 7.5 अंश पीछे इसका प्रभाव प्रारंभ होता है। लेकिन जब सूर्य के एक अंश आगे और एक अंश पीछे के बीच में सूर्य का गोचर होगा लगभग 2 दिन, वो ज़्यादा कठिन संघर्ष की स्थिति या शुभता की स्थिति प्रदान करते हैं। वहाँ भी आप यह देखिए कि सूर्य को जन्म काल में अपने भिन्नाष्टक में सूर्य ने स्वयं को क्या शुभ रेखा प्रदान की है। तो यदि ऐसी स्थिति है तो वह स्थिति अशुभ होने के बाद भी अशुभ कम होगी, कुछ ना कुछ शुभता भी प्रदान करेगी। भिन्नाष्टक वर्ग में भी देखिए कि सूर्य को उस राशि में जहाँ से वह गोचर कर रहा है, क्या 4 या 4 से अधिक शुभ रेखाएं प्राप्त हुई हैं। और गोचर काल में जिसकी कक्षा में वह गोचर कर रहा है, क्या उसे वहाँ उस ग्रह के द्वारा जो कक्षा का स्वामी है शुभ अंक प्रदान किया गया है, शुभ रेखा प्रदान की गई है। और सर्वाष्टक वर्ग में भी क्या 30 या 30 से अधिक शुभ रेखा हैं। तो ऐसा सूर्य बलवान और शुभ माना जाएगा। अब जन्म काल में सूर्य बलवान हो, शुभ स्थिति में बैठा हो और गोचर में भी वह बलवान स्थिति में, शुभ स्थिति में हो, तो अपने गोचर काल में वह उत्तम फल प्रदान करेगा, अच्छा फल प्रदान करेगा, आध्यात्मिक शारीरिक बल प्रदान करेगा, जीवन जीने की चाह, राज्य पक्ष से कृपा, जैसे जो भी इसके कारकत्व के फल होंगे, पिता को लाभ, पिता का स्वास्थ्य उत्तम, स्वयं का आरोग्य उत्तम, ऐसे शुभ फल प्रदान करेगा। यदि एक जगह बलवान हो, शुभ हो, दूसरी जगह कमजोर और अशुभ हो, तो फल कुछ मिले-जुले या मध्यम स्तरीय हो सकते हैं। दोनों ही स्तर पर कमजोर हो, अशुभ हो, तो फल अत्यंत कष्टकारी हो सकते हैं। स्वयं के लिए भी, पिता के लिए भी, राज्य से संबंधित कष्ट हो सकते हैं, आरोग्य स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, पिता को कष्ट हो सकता है, और जातक मिथ्या अभिमान, मिथ्या अहंकार के कारण स्वयं को पीड़ा देने वाला हो सकता है। इसके लिए ऐसे जातक को ऐसे गोचर काल में अवश्य ही सूर्य के जप दान आदि के द्वारा उसके उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों के राजा हैं।
क्योंकि सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी माना गया है। और सूर्य और चंद्रमा के गोचर यदि खराब होते हैं तो अन्य ग्रहों के गोचर अच्छे होने पर भी जातक को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है और मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो मन और शरीर यदि हमारे संतुलित होंगे तो हम अशुभ फलों को भी सहन करने की शक्ति रखेंगे और उनसे निजात पा लेंगे। क्योंकि कोई भी घटना घटित होने में सेकंडों या मिनटों का खेल होता है। कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी चोरी होती है, कोई भी चोट चपेट लगती है, लेकिन उसको सुधार करने में महीनों और वर्षों लग जाते हैं। एक दुर्घटना सेकंडों में हो जाती है, अस्थि भंग हो जाता है, लेकिन महीनों तक बिस्तर पर जातक को रहना पड़ता है। तो अशुभ फल कब हो सकते हैं, उनको हम किसी ग्रह के दूसरे ग्रह के ऊपर से उसके अंशों के निकटतम गोचर से विचार कर सकते हैं कि क्या प्रभाव उसका होगा जन्मकालिक स्थिति और गोचरीय स्थिति देखने के बाद, कि किस राशि में गोचर है, किस राशि में ग्रह बैठा है। तो इन सभी का विचार करके हम सूर्य का गोचर सूर्य के ऊपर से विचार कर सकते हैं। आगे आने वाली कक्षाओं में 2-2, 3-3 ग्रहों को लेकर किया जाएगा, क्योंकि इसमें सूर्य की विशेषताएं भी बतानी पड़ी हैं। तो आगे 2-2 ग्रहों को एक एक कक्षा में लेंगे और सभी ग्रहों के ऊपर से गोचर का फल आपको बताने का प्रयास करूंगा। आगे आने वाली कक्षाओं में उदाहरण के साथ किस प्रकार से अपना प्रभाव प्रदान करते हैं उसको भी बताऊंगा। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।